आहार का हमारी फर्टिलिटी से क्या ताल्लुक है? क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि खान पान के साथ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा अटैच होती है? तो बेसिकली आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो शुक्र धातु है यानी हमारी अंतिम धातु जिसे रिप्रोडक्टिव धातु बोलते हैं, वो हमारे आहार धातु का जो रस धातु है उसी से आखिर में सबसे लास्ट में पोषित होती है। तो बेसिकली अगर हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसका एक मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका दो पार्ट्स में डिवीजन होता है, एक है रस धातु और एक है पित्त भाग। तो जो रस धातु है वो उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करती है। जैसे रस धातु से रक्त धातु यानी हमारे ब्लड का पोषण होगा, उसके बाद मांस धातु यानी मसल्स का, फिर मेद धातु यानी फैट का, फिर अस्थि धातु यानी हमारी बोन्स का, फिर मज्जा यानी हमारे बोन मैरो पार्टिकल्स का और लास्ट में शुक्र धातु का। तो शुक्र धातु की जो हेल्थ है वो हमारे बाकी जितने भी धातु हैं उन सबके नरिशमेंट पे, उन सबके पोषण पे, उसकी हेल्थ पे डिपेंड करती है। तो अगर हमारा आहार अच्छा नहीं होगा या हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा तो हमारी जो अंतिम धातु है शुक्र धातु उसका पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी इफेक्टेड होती है। यही कारण है कि जब एक क्वालिटी की मेडिसिन हम चलाते हैं या यूट्रस की स्ट्रेंथ की दवाइयां जब आयुर्वेद में ली जाती हैं तो पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और एलोपैथिक साइंस में या किसी भी और साइंस में वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मूल यही है कि शुक्र धातु का पोषण उसकी पूर्व धातुओं के नरिशमेंट पे भी डिपेंड करता है और लास्ट में जो उसका पोषण हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब ऐसा क्या खान पान हम लें कि हमारे शुक्र धातु का पोषण बहुत अच्छे से हो और बाकी धातुओं का नरिशमेंट भी अच्छे लेवल से हो? तो हमें सबसे पहले फ्रेश पे डिपेंड करना चाहिए, मतलब हमें फ्रेश फ्रूट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें खानी चाहिए। बासी खाना खाने के लिए आयुर्वेद में नहीं बताया गया क्योंकि वो फर्मेंटेड हो जाता है या वात प्रकोप उसमें आ जाता है। तो ऐसे चीजों को अवॉइड करके फ्रेश फूड पे ध्यान दें। हमें होल ग्रेन्स का सेवन करना चाहिए, जैसे हम व्हीट एज अ होल खा रहे हैं, राइस एज अ होल खा रहे हैं। जो आजकल की ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी कंडीशन और डाइटरी को आ गई कि आप ग्लूटेन मत खाइए या आप ऐसा मत खाइए, ऐसा करना ठीक नहीं है एज पर आयुर्वेदा। आप जो है आपका रूटीन जो आप बचपन से आहार विहार खाते आ रहे हैं तो आप वो होल ग्रेन्स खा सकते हैं। जैसे कोई बिहार का या वेस्ट बंगाल का पेशेंट है, वो बचपन से राइस खा रहा है, अब आप उसको जाते ही नहीं बोल सकते हो कि आप राइस मत खाओ, क्योंकि उसकी बॉडी को राइस के साथ में है, उसके लिए वही उसका मील है। तो इस तरीके से आप अपने आहार पे एज अ होल काम कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेशेंट टू पेशेंट और डिजीज टू डिजीज वेरी करते हैं उसके अग्नि बल के अनुसार, लेकिन फिर भी आप इनको किसी किसी फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आप छाछ ले सकते हैं जो दीपन का काम करती है, आप पनीर खा सकते हैं अगर प्रोटीन का कंटेंट कम है या आपको नरिशमेंट कम लगता है, लेकिन कितना खाना है वो आपके डॉक्टर बताएंगे और वो फ्रेश मिल्क या फ्रेश चीज से ही बना होना चाहिए। ऐसा बासी जो पैकेट वाला है वो सब ना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। दूध भी जो है वो कुछ लोगों को एसिडिटी करता है तो आप मखाने की खीर बना के ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मली सेमिया वगैरह बना के ले सकते हैं। और जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, जिनका अग्निबल अच्छा रहता है, वो डायरेक्टली ले सकते हैं, थोड़ा सा सौंफ डाल के ले सकते हैं। मूंग की दाल जो है वो फॉलिक एसिड रिच होती है और फॉलिक एसिड हम सभी जानते हैं, जैसे ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो जाते ही फॉलिक एसिड की टैबलेट थमा देते हैं। तो फॉलिक एसिड जो है वो मूंग दाल में बहुत अच्छे कंटेंट में रहता है। तो आप हफ्ते में 2 मील या 3 मील मूंग दाल के ले सकते हैं। तो आप मूंग दाल को ऐसे स्प्राउट्स करके स्टीम करके चाट बना के भी खा सकते हैं, आप मूंग दाल के चीले भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से या सिंपल आप मूंग मसूर की दाल कॉम्बिनेशन में या मूंग की दाल भी ले सकते हैं। तो मूंग दाल जो है वो फॉलिक एसिड रिच होती है, फर्टिलिटी को एनहेंस करती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाना होता है। तो आप दिन के 4 बादाम और 1 अंजीर जो कि आपके पेट को और आपकी अग्नि को बहुत अच्छा रखता है और 10 से 12 किशमिश आप भिगोकर रेगुलर बेसिस पर खा सकते हो। यकीन मानिए वो आपकी बॉडी में हीट जनरेट नहीं करेगा और आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो इनसफिशियंसी हो जाती है, जैसे मैग्नीशियम और छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सल्फेट्स वगैरह, वो सबको नरिशमेंट देने में मदद करता है। तो आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेल बैलेंस्ड रहेंगे, आपको हर चीज के लिए मल्टीविटामिन्स की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। जो जूसी फ्रूट्स रहते हैं वो रस धातु का पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे आप प्लम्स ले सकते हैं, पियर्स ले सकते हैं, पीचेस खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं।
इसके अलावा खाने में जो सब्जियां हैं उसमें ब्रोकली अच्छा काम करती है, या फिर जो हम फ्रूट्स एज अ होल खाते हैं वेजिटेबल्स में, जैसे घिया है वो हम एज अ होल खाते हैं, या हम जो लौकी पेठा खाते हैं, कुष्मांड जिसको हम बोलते हैं, वो आयुर्वेद में ऐसे बहुत ज्यादा मेधे बताया गया है। तो जो हम फ्रूट्स एज अ होल खा रहे हैं, शलगम है, शिमला मिर्च है, गाजर है, मूली है, ये सब चीजों का इंटेक आप ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये एज अ होल फ्रूट जब हम पकाकर खाएंगे तो ये बीज को वृद्धि करने में मदद करता है, और जो बेबी बनेगा वो बहुत हेल्दी बनेगा। इसके अलावा आयुर्वेद शेक्स के थोड़ा खिलाफ है, तो बहुत लोग अभी समझ जाएंगे तो आप मिल्क शेक्स लेना शुरू कर दोगे या मैंगो शेक्स लेना शुरू करोगे। अगर हो सकता है तो आप शेक्स अवॉइड कीजिए। हम शायद आपकी धारणा ना बदल पाए, लेकिन हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैसे फॉलो करना चाहिए हम आपको ये बता सकते हैं। स्पाइसेस जो है वो कुछ मात्रा तक हमारी बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि जो पहले 15 दिन होते हैं जिसमें एग अच्छा डेवलप करता है, उसमें अग्नि जो है वो अच्छी रहे तो काफी अच्छे फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, लाइनिंग अच्छी रहती है। तो इसलिए उस समय पे दालचीनी का पानी, थोड़ा सा 2 लौंग का पानी, मतलब हर चीज का क्वांटिटी बहुत फिक्स होना चाहिए। अब किसी को एक पेशेंट को 2 लौंग के पानी से आराम आए और अगले दिन वो 10 लौंग करते तो वो आपको नुकसान ही करेगा। तो आपकी बॉडी में नुकसान ना हो और आपकी अग्नि दीप्त रहे, उसके हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे ले सकते हैं। ऐसे ही आप अजवाइन थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन वो कब लेना है वो डॉक्टर की सलाह से लें। जीरा ले सकते हैं, क्योंकि हर जो मसाले हैं उसके कुछ अपने गुण होते हैं, मतलब कोई भी द्रव्य जो है वो रस, गुण, वीर्य और विपाक से काम करता है। तो कुछ का जो है वो शायद वीर्य उष्ण हो, लेकिन उसका जो गुण है वो फर्टिलिटी एनहेंसर हो सकता है। तो ऐसा सोच के भी हम बहुत सारी चीजें आपको देते हैं, तो आपको हर पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने डाइजेशन पर रखना है, यानी कि आपका डाइजेशन अच्छा होना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हर बेस्ट मेडिसिन ले लो, आप अच्छी से अच्छी चीज खा लो, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी तो वो बाकी धातुओं में जाएगी ही नहीं, तो उस केस में कुछ भी अच्छे से अच्छे लेने का फायदा नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो, यानी कि आपकी जो जठराग्नि है उसका दीप्त होना, उसका अच्छा होना बहुत मैटर करता है। और उसके लिए हम आते हैं विहार पार्ट पे, यानी कि आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल। तो जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में होगे तो अग्नि अच्छी नहीं होगी, और जब आप रेगुलर वॉक कर रहे होगे, योगा कर रहे होगे, तो आपकी अग्नि अच्छी होगी। आप करके देख सकते हैं, अगर आप डेली, आपको भूख अच्छी नहीं लगती है या आपका खाना अच्छे से नहीं पचता, कल आप 1 घंटा वॉक करके देखिए एंड यू सी कि आपकी अग्नि अच्छी होगी, आपको वापस आते भूख भी लगेगी और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। तो आहार के साथ विहार भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने लाइफस्टाइल पे भी फोकस कीजिएगा। फिर देखिए फर्टिलिटी कैसे एनहेंस होती है। तो ये सब चीजों के साथ आप एक बार फॉलो कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने कितने अच्छे रिजल्ट्स पाए। धन्यवाद।